धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं, वो धर्म को नहीं जानते। ये बात का हम खंडन। मोदी सरकार के राज में हमारे देश की कितनी तरक्की हुई है, इसके बारे में इस इंसान ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल को 70 रुपए पहुँचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुँचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुँचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुँचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए, और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली। 4 साल के ठेकेदार अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सी अच्छी चीज भी हुई है, लेकिन इससे हम आम आदमी को क्या फायदा हुआ है, इसके बारे में कमेंट में बताइए। नेता के तौर पर पूरा देश आपको जानता है, पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जनता के मुद्दों से आप जान परिचित हो पा रहे हैं? मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। अभी तो बेसिकली पहले चुनाव के ऊपर ध्यान है। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलके बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है, देन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन विल डू इट। लोग पूछ रहे हैं कि आप उनके बीच उनकी सड़कों पर पैदल क्यों नहीं चल रहे हैं? लोग सवाल कर रहे हैं, सर आप उनके बीच उनकी सड़कों पर पैदल कब आएंगे? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। मैं कह रहा हूं सर, आप लोगों के बीच उनकी सड़कों पर पैदल कब आएंगे सर? पैदल कब आएंगे? मैं पैदल ही हूँ अभी भी। मैं कैसे खड़ा हूँ आपको अंदाजा है इस बात का? बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी किसको दे रहे हैं? अरुण गोविल। क्या क्रेडिबिलिटी अरुण गोविल की मेरठ से चुनाव लड़ रहा है? राम जी का किरदार निभाया है। अरे उसको इलेक्शन का ई नहीं पता, उसको जनप्रतिनिधि का पा नहीं पता। उनने आज तक कोई सेवा नहीं करी, गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, और वो जला भैया प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि का। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सीरियल में काम किया और राम जी का रोल निभाया। असली का राम बना फिर रहा, खुद भी सोच रहा है कि मैं भगवान राम हूँ। गाड़ियों पे स्टेटस लगा रहा है, प्रभु राम के लिए वोट। तो सच में बता रहा हूँ, ऐसे आदमी को टिकट छोड़ो, पहले जेल होनी चाहिए। भगवान राम का नाम खराब कर रहा है वो। कल को हार गया तो क्या कहेंगे? भगवान राम हार गए? क्या क्रेडिट देगा? भगवान राम हार गए। आज चलो चलो लड़ रहा है तो राम जी लड़ रहे हैं, और हार गया तो फिर क्या कहेंगे? राम हार गए, रावण जीत गया। अगर भगवान राम का सच में मर्यादा बचा के रखनी थी, भगवान राम का ऊंचा रखना था, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना था। भगवान राम इलेक्शनों से बहुत ऊपर की चीज है। इलेक्शन में घूमने की चीज नहीं है, और उनका नाम इलेक्शनों में इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भगवानों का नाम इस्तेमाल करने। पूरे इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो ये है कि अयोध्या से बीजेपी हार गई है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब अयोध्या से बीजेपी का हारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी एक छोड़ के सारी टोपियां पहनते हैं देश में। सारी टोपियां उनको पसंद है, एक ही टोपी पसंद नहीं है, बाकी हर टोपी पसंद है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस इलाके में कि वहां की वेशभूषा पहनी तो वहां के लोगों को लगा हमारा ही व्यक्ति है। वहां की भाषा, फिर वो हर जगह जाके बोलते हैं कि मित्रों मैं तो यही पैदा होना चाहता था। बीजेपी क्यों कह रहे हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। सबसे बेकार काम बीजेपी का आज की बाजार में। भैया लग रहा गाड़ी पर से ना उतार दिया। हाँ उतार दें, कोई बात नहीं, उतार दें, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे हम। सबसे बेकार काम बीजेपी का। पहला नाम कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी। दूसरा नाम सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी IT सेल वाराणसी। तीसरा नाम अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी IT सेल वाराणसी। इन तीनों ने BHU IIT में 1 नवंबर की रात को 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ जा रही छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बलात्कार किया। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। देश की एक बेटी के साथ मोदी, योगी, नड्डा, स्मृति ईरानी, इन सब के साथ फोटो खिंचाने वाले इतना जघन्य अपराध करते हैं। 60 दिन मौज करते हैं, और फिर ये धमकी देते हुए वीडियो बना लिया कि अगर लड़की ने किसी को कुछ भी कहा तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। छात्रा के साथ गलत करने के बाद ये तीनों राक्षस BHU के हैदराबाद गेट से बाहर निकल गए। 1 नवंबर को BHU में वारदात हुई थी। 3 दिन तक ये राक्षस वाराणसी में ही रहे, लेकिन गोदी में जाकी आंखों पर राम राज का चश्मा चढ़ा हुआ है।
गोदी मीडिया को अयोध्या की सुपारी तो दी ही जा चुकी है। अब से चुनाव तक गोदी मीडिया आपको सिर्फ अयोध्या दिखाएगा। ऐसा राज में राम जी भी आकर क्या करेंगे, क्योंकि जो राम को ला रहे हैं वही बलात्कारियों को भी लाए हैं। बेटी बचाओ सिर्फ मोदी की जुबान पर है, सिर्फ नारों में है बेटी बचाओ। मोदी ने सीना ठोक करके कहा था कि डबल इंजन की सरकार लाइए, महिला अपराध और छेड़खानी बंद हो जाएगी। लेकिन छेड़खानी बंद होना तो बहुत दूर की बात है, बीएचयू जैसे महान कैंपस के भीतर बलात्कार। मोदी जी ईमानदार हैं। अजित पवार सिंचाई घोटाला बीजेपी में शामिल, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, महाराष्ट्र सदन घोटाला छगन भुजबल बीजेपी में शामिल, हसन मुशर्रफ शुगर मिल घोटाला बीजेपी में शामिल, हाउसिंग घोटाला नारायण राणे बीजेपी में शामिल। तो मैं कैसे मान लूं मोदी जी की आप ईमानदार हो। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था और मेरी एक टीचर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दे, दादी को गोली मार दे। 14 साल का था। ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। 6-7 साल बाद और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. एक मंत्री ने कहा चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। प्रश्न कांग्रेस से है, बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात है। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया और मनरेगा भी हमने दिया। की गारंटी चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर।
मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार, पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। कोई भी भर्ती निकले, कभी किसी में 10 जो क्वेश्चन है वो गलत आते हैं, किसी के 20 के आंसर गलत आते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है कि एक पेपर बनाने वाला है वो पेपर ये नहीं बना सकता कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इनका आंसर सही है नहीं है, आंसर की जारी कर दी जाती है, फिर डिलीट कर दिया जाता है, गलती हो गई है। तो क्या मजाक कर रही है एजेंसियां, जो कैसे ये पेपर लीक नहीं होगा। जो इतने लापरवाह लोग अगर एग्जाम कराएंगे तो ये पेपर लीक कभी नहीं रुकने। और ये टफ पेपर क्यों दिया जाता है सभापति महोदय? इसलिए दिया जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा कांस्टेबल में भर्ती होना चाहता है, आईएएस का पेपर पकड़ा दिया, वो पढ़ेगा, उसका लेवल वही है, तो वो सेलेक्ट कैसे होगा, सोल्व कैसे करेगा? और जिसने पेपर चुरा लाया वो सोल्व करके दे देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो थानेदार बन जाएगा, वो अधिकारी बन जाएगा, और वो बेचारा अपने घर रोता चला जाएगा। सभापति महोदय मजाक चल रहा है। चुनाव के वक्त घोषणाएं हो जाती हैं। अभी कहा गया कि 1,82,000 भर्तियां निकाली है। हमने कहा भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती तुरंत डेट दे एग्जाम की, फिर रिजल्ट की डेट दे, फिर ज्वाइनिंग की 6 महीने में डेट दे, जब तो हम मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है, वरना घोषणाओं में क्या रखा है। अगर कोई अंधभक्त तुमसे ये कहता है पिछले 10 सालों में आतंकी हमला नहीं हुआ है और देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये वीडियो उसके मुंह पे चिपका देना और कहना 28 दिसंबर 2014 बेंगलुरु ब्लास्ट, 20 मार्च 2015 जम्मू अटैक, 4 जून 2015 मणिपुर अटैक, 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर अटैक, 2 जनवरी 2016 पठानकोट अटैक, 25 जून 2016 पेम्पोर अटैक, 5 अगस्त 2016 कोकराझार शूटिंग अटैक, 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, 3 अक्टूबर 2016 बारामूला अटैक, 6 अक्टूबर 2016 हंदवाड़ा अटैक राष्ट्रीय राइफल कैंप पे, 29 नवंबर 2016 नगरोटा आर्मी बेस अटैक, 7 मार्च 2017 भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन, 24 अप्रैल 2017 सुकमा अटैक, 11 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा पे अटैक, 10 फरवरी 2018 संजूवान अटैक, 13 मार्च 2018 सुकमा अटैक, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, 7 मार्च 2019 जम्मू के बस स्टैंड पे ग्रेनाइड से हमला, 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा अटैक, 1 मई 2019 गढ़चिरौली नक्सल बॉम्बिंग, 12 जून 2019 कश्मीरी अटैक। ऐसे बहुत सारे अटैक हैं जिन्हें मैं गिनवा सकता हूं, विकिपीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर देना आप बिल्कुल नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। रुक तेरे को बताते। श्वेता जी पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट आप क्या? रुको जरा, सबर करो। पुलवामा में, उनके नाम पे आप पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा मैं, दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसमें। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि पुलवामा हमले के बाद भी मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा, क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, तो ये 6 बजे खाली हुए। मैंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं इस पर अभी चुप रहो, मैं समझाई कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फोन आया 2 घंटे बाद, उनका सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं। उसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना,
और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे फेरी उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी, तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया इलेक्शन में। ये उस साल इलेक्शन हार रहे थे, तो पुलवामा के इशू पे वो जीत गए। अगर अपोजिशन अब भी पुलवामा को इशू बना ले तो ये चुनाव हार जाएंगे। पुलवामा हमले का जो पूरा मसला है, उसमें हमने अभी तक देखा कि जांच में कोई तथ्य जांच की नहीं गई कोई। ये तो ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, आपने नहीं दिए, तो कौन दोषी है एयरक्राफ्ट माना का, क्या कारण था? No. क्या नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे सकता है? प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक से मत भागिए, यहाँ आइए और देश को और कर्नाटक की जनता को प्रज्वल रवन्ना के बारे में बताइए। ये एक चिट्ठी बीजेपी के नेता ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भेजी थी और उस चिट्ठी में इस व्यक्ति ने साफ बोला है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है। 400 महिलाओं का रेप किया है और वीडियो बनाया है। 400 महिलाओं ने इस रवन्ना के सामने हाथ जोड़ा और तब भी उसने रेप किया और वीडियो बनाया। उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेज पे आते हैं और प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। अमित शाह ये बात जानता था तो प्रधानमंत्री भी ये बात जानते थे। मेरे हिंदुस्तान की माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, आपके प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की क्यों रक्षा कर रहे हैं? अमित शाह को मालूम था होम मिनिस्टर है, तब इस व्यक्ति को जर्मनी जाने दिया। सीबीआई, कस्टम डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ईडी सारा का सारा हाथ में है। 1 सेकंड में इसको अरेस्ट करा सकते हैं, मगर नहीं किया, भागने दिया। और अब प्रधानमंत्री कर्नाटक आने से डर गए। जिस भी महिला के साथ ये हुआ है, एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं। निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं, हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं। न प्रियदर्शनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ। घड़ियाली आंसू क्यों? आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो, बता दीजिए रूलिंग पार्टी। बताइए एक उदाहरण। अरे सर, मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर आई। 24 घंटे तुम्हें शर्म है? एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहाँ पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। तुम्हें शर्म है? तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है, क्या बात कर रहे हैं सर? और अब हत्या भी हुआ। नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा की पोल खुल गई है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि अगर मुझे पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ रुपए के घोटालों का पर्दाफाश कर दूंगा। ये बात भाजपा के विधायक ने कर्नाटका के एक मंच से कही है। घोटाला खोलने वाले बीजेपी विधायक का नाम बसंत गौड़ा पाटिल है। ये कर्नाटका के विधायक है। इनका कहना है कि कर्नाटका में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है। वो मुझे नोटिस दे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करे, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। कोविड के दौरान एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपए थी, येदियुरप्पा सरकार ने उस मास्क की कीमत 485 रुपए रखी थी। वहीं भाजपा सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की थी। इन बिस्तरों को किराए पर लिया गया था। अगर खरीदा होता तो बिस्तर उसी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। वो प्रतिदिन 20,000 रुपए किराए देते थे। 20,000 रुपए में बिस्तर तो क्या खाटे खरीदी जा सकती थी। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। अभी पता चले। 1 मिनट, समय शुरू कर रहा हूं सर। हाँ बिल्कुल करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल
अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई क्रिएटिव आपने किया। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? ये भगवान क्या जुल्म है? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृह मंत्री ने कहा?